नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। तो ये फर्स्ट ईयर का प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों में बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और उनके विचारों को हम लगभग 3 प्रेजेंटेशंस में देखेंगे। हमारा आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय और उनकी कृतियों पे बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या गांधीवाद का कोई अस्तित्व है या नहीं, गांधीवाद कोई वाद है या नहीं। तो आइए चलते हैं। बहुत ही प्रमुख राजनीतिक विचारक जो कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में नहीं बल्कि हमारे हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और राष्ट्रपिता होने के नाते जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जिनका हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में और भविष्य के भारत को गढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आइए जानते हैं हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो महात्मा गांधी का ये कथन था कि व्यक्ति की 2 अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। उनका ये कहना था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार के ही नहीं वरन संघों, समुदायों और राष्ट्रों के व्यवहार के सिद्धांत भी बनाना है। महात्मा गांधी का कालखंड 1869 से 1948 तक लगभग 1948 तक रहा, और महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक संत थे। महात्मा गांधी मूल रूप से आध्यात्मिक संत थे जिनका कि उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था, लेकिन महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा पारलौकिक नहीं थी, किसी और दुनिया की नहीं थी वरन लौकिक थी, इसी दुनिया की थी। वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। स्वयं महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि मैं खुद राजनीति में भाग नहीं लेता। तो परिस्थितियों से बाध्य होकर इस आध्यात्मिक संत ने न केवल राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया वरन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता का अत्यंत सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इतना सब कुछ करने पर भी महात्मा गांधी अपने मूल रूप में आध्यात्मिक संत बने रहे, और उन्होंने आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही विविध राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। स्वयं गांधी जी ने एक बार पोलक से कहा था कि मैंने राजनीति का चोगा पहन रखा है, किंतु मैं हृदय से एक धार्मिक पुरुष हूँ। 1929 में उन्होंने अरुंडेल को लिखा था कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं वरन धर्म की ओर है। गांधी जी की विचारधारा का आधारभूत तत्व यह है कि उन्होंने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्त समस्याएं को नैतिक समस्याएं माना और उसके हल भी ढूंढने के प्रयास किए। वो कहते हैं कि मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यों को अंतरात्मा की पुकार के अनुसार करे तो समाज अथवा विश्व में दुख, संकट तथा समस्या जैसी कोई चीज़ नहीं रह सकती। महात्मा गांधी ये मानते थे कि एक स्वस्थ राजनीतिक समाज तथा विकासशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक नैतिक बल अथवा प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपनी आत्मा की सचेतन आवाज़ को स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचल देता है, उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो जाता है और सभी समस्याओं के प्रति उसका विचार एवं दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। इसीलिए गांधी जी व्यक्तिगत कार्यों एवं राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं, राजनीति और नीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और नैतिकता के जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीति में समस्त दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाए। संक्षेप में महात्मा गांधी का समस्त दर्शन राजनीति तथा समाज के प्रति उनका आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण ही है।
यदि गांधी जी के जीवन परिचय को देखा जाए तो महात्मा गांधी दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे और उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता था उसे वह व्यवहारिक जीवन में उतारते थे और स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही उसे दूसरों के सम्मुख रखते थे। स्वयं उनके शब्दों में, मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ अभ्यास में लाने की योग्यता रखता हूँ। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के दर्शन का भली भांति अध्ययन उनके जीवन परिचय की पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1888 में उनको कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। गांधी जी सन 1891 में लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ कर दी। काठियावाड़ तथा बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने वो दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के काले घोड़े के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार देखते हैं कि महात्मा गांधी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ था। अक्सर कंपटीशन में ये सवाल पूछा जाता है और आपकी मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ था, जो कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस सफलता के बाद महात्मा गांधी ने 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इस समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। हम जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने के लिए बाध्य किया गया। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो उसका उत्तर चंपारण है। इसके ठीक 1 साल बाद खेड़ा जिले में कर न दो आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी की प्रारंभिक सफलताएं, उनकी शैली की प्रारंभिक सफलताएं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सामने आती हैं। इस समय तक गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। अतः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का इसे उपयुक्त अवसर समझा और उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागृत करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया था और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा गांधी की 1 वर्ष में स्वराज्य की कल्पना चरितार्थ होने वाली है। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ साथ आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा। 4 फरवरी 1922 के चोरी चोरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जब असहयोग आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था, स्थगित कर दिया। 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राजद्रोह के आरोप में 7 वर्ष की सजा दी गई, किंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें 5 फरवरी 1924 को जेल से मुक्त कर दिया। यद्यपि असहयोग आंदोलन के आधार पर स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सका,
किंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार किया। इसलिए कूपलैंड जैसे विद्वान ये कहते हैं कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। आप देख सकते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी भारत के राजनीतिक आंदोलन को किस तरह से स्वराज्य के साथ जोड़ा था और किस तरह से उसे जन आंदोलन का रूप दिया। महात्मा गांधी भी तिलक के अग्रणी थे और उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में जीवन का संचार किया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं महात्मा गांधी और तिलक में सिमिलर दिखाई दे सकती हैं। हम जब 1942 का करो या मरो आंदोलन देखेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे 1942 का, तब भी हम इस बात पर फिर से विवेचन करेंगे और तिलक को फिर से याद करेंगे। आइए देखते हैं कि 1930 के बाद क्या हुआ। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया था और 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश दिया और करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी का यह कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को इस कार्य में सफलता नहीं मिली। 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए हर संभव चेष्टा की, लेकिन जिन्ना के पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े रहने के कारण देश का बंटवारा हुआ। गांधी जी देश के बंटवारे के विरोधी थे, किंतु ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की हठधर्मी और हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का ही परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में उन्होंने काम करते रहे। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए, हिंदू मुस्लिम एकता, दलितों उद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयासों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग से ही जो है वो गांधी जी की आहुति हुई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने गोलियां दागकर महात्मा गांधी के लौकिक शरीर का अंत कर दिया। उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने यह कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस जमीन पर पैदा हुआ था। डॉक्टर स्टेनले जॉन्स भी ये लिखते हैं कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन इसका फल ये हुआ कि विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए। हत्यारे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उन्हें अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि महात्मा गांधी का जीवन क्या था। आइए देखते हैं गांधी जी की कृतियाँ कौन सी थी। हम जानते हैं कि गांधी जी एक प्रख्यात लेखक और पत्रकार थे। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रमुख रूप से 2 पुस्तकों में किया है, एक हिंद स्वराज और दूसरी अपनी आत्मकथा। इसका नाम भी बिल्कुल ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रखा है। उनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, शांति और युद्ध में अहिंसा यानी नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर। दूसरी रचना है नैतिक धर्म, एथिकल रिलीजन। एक और रचना है सत्याग्रह। एक अन्य रचना है सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड। एक अन्य रचना है सर्वोदय और साथ ही सांप्रदायिक एकता। एक और रचना है अस्पृश्यता निवारण, द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी आदि। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया।
1969 में गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों के प्रमाणित संग्रह कई खंडों में प्रकाशित किए गए थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि गांधी जी की कृतियों से कि वो एक बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात लेखक रहे। उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं को लेते हुए उन्होंने अपने लेखन में उसको दिशा देने का प्रयास किया है। अब सवाल ये आता है कि क्या गांधीवाद का अस्तित्व है? तो गांधी जी की विचारधारा के संबंध में प्रमुख और संभवतः सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि क्या गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है? तो उसका उत्तर है खुद गांधी जी का 1936 में सांवली सेवा संघ में दिया गया भाषण। उनका ये कहना था कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अपनी बात कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता, मैं किन्हीं नए सिद्धांतों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैंने तो केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को हर दिन के जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है। उनका ये कहना था कि मैंने जो मत बनाए तथा निष्कर्ष निकाले हैं वे सब अंतिम नहीं हैं। हो सकता है कि मैं कल ही उसमें परिवर्तन कर दूं। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन हैं जितने कि पहाड़। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयास किया है। आप इसे गांधीवाद न कहें, इसमें कोई वाद नहीं है। ऐसा महात्मा गांधी ने 1936 में सांवली सेवा संघ में कहा था। इस प्रकार यदि वाद से अभिप्राय किन्हीं सिद्धांतों या मतों से है जो एक निश्चित सूत्र में पिरोए हुए हैं, तो निश्चित रूप से गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। गांधी जी कभी भी अपने विचारों के बारे में पूर्णता का दावा नहीं करते। वे तो हमेशा ही सत्य और अहिंसा के साथ प्रयोग करते रहे और ऐसा करने में उनसे जो भूलें हुई उन भूलों को उन्होंने स्वीकार किया और सीखा। अपनी आत्मकथा को भी उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का नाम दिया है। गांधी जी ने अंतिम रूप से या आगामी समय के लिए कोई मत प्रतिपादित नहीं किया और न ही वो चाहते थे कि उनके अनुयायियों द्वारा अंधानुकरण किया जाए। उन्होंने किसी प्रणाली की खोज नहीं की और न ही किसी वाद का संस्थापन किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन क्या था, उनकी कृतियाँ क्या थी और गांधीवाद के बारे में हमने जाना कि क्या महात्मा गांधी ने किसी वाद का प्रतिपादन किया या नहीं किया। तो ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का प्रारंभिक खंड है, आप इससे पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं और जब हम मिलेंगे तो उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। जो दूसरा खंड है उसमें हम गांधी जी के राजनीतिक विचार जानेंगे, सामाजिक विचार जानेंगे और फिर तीसरे खंड में हम आर्थिक विचार जानेंगे और गांधी जी के योगदान की समीक्षा करेंगे। तो आप इस टॉपिक के नोट्स बनाइए, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।